लास्ट क्लास में जो हमने एमिनो एसिड किया था उसके बाद आगे प्रोसीड करते हुए आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कई सारे पार्ट में कैटेगराइज किया जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आसान पार्ट है, कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। एमिनो एसिड वाला पार्ट अगर आप पूरी तरह से समझ जाते हो तो ये तो हमें बस उनकी ब्लेंडिंग करनी है एक तरीके से, हमें कोई अलग से कुछ स्ट्रक्चर इसमें ऐड नहीं करने हैं, एमिनो एसिड को ही मॉडिफाई करना है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू अगर हम करते हैं तो जो हमने एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो कार्बन चेन उसमें हो सकती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर हमें कनेक्ट करना होता है एक NH2 को। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन है, यहाँ कार्बन की चेन में और एल्काइल ग्रुप कितने भी हो सकते हैं, एक NH2 ग्रुप है। इस पूरे एमिनो एसिड को मैं ए कंसीडर कर सकता हूं, ए लिख सकता हूं एमिनो एसिड को। तो अब जब ए के साथ ए कनेक्ट होगा, दूसरा एक और एमिनो एसिड होगा, आगे चल करके तो मुझे बहुत सारे एमिनो एसिड को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो अब मैं बार बार तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एमिनो एसिड ए कनेक्टेड विद ए कनेक्टेड विद ए कनेक्टेड विद ए, यानी चेन बन गई है पूरी। और आगे चलकर हम ए भी लिखना छोड़ देंगे, बस इसको एक थ्रेड की तरह से शो करेंगे। ये एमिनो एसिड की एक बड़ी लंबी चेन है। एक एमिनो एसिड लगा हुआ है, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये एमिनो एसिड की लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उतना सिंपल नहीं है। एमिनो एसिड तो ये एक ही टाइप का मैं रिपीट करे चला जा रहा हूं, यानी यहां पर एक एमिनो एसिड जो लिया, दूसरा एमिनो एसिड भी वैसा ही है, तीसरा भी वैसा ही है, चौथा भी वैसा ही है, पांचवा भी वैसा ही है। सब एमिनो एसिड बिल्कुल एक जैसे ले रखे हैं हमने। लेकिन अगर मैं एक एमिनो एसिड ए ले लेता हूं और दूसरा एमिनो एसिड बी ले लेता हूं, बी लेने का मतलब है कि मैंने यहां पर आर ग्रुप को चेंज कर दिया। आर ग्रुप पहले CH3 था, बाद में C2H5 मैंने यूज कर दिया, आर डैश कर दिया मैंने ये ग्रुप। तो अब मैं इसे एमिनो एसिड ए नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको ए बी बोलूंगा। तो ए बी, अब जब दो एमिनो एसिड हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं। पैटर्न बनाने की अगर हम बात करते हैं तो आप कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न आएगा। ये ए बी ए बी ए बी पैटर्न भी आ सकता है। ये 2B एंड 1A का पैटर्न चल सकता है, बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी चल सकता है, 3A एक C आ जाए, एक B आ जाए। ये तो तब की बात है जब दो एमिनो एसिड है। तीन एमिनो एसिड हो जाते हैं तो और कॉम्प्लेक्सिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, 4 एमिनो एसिड, 5 एमिनो एसिड। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन में सिर्फ एक टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। हाँ, हम सिंपलेस्ट वे में सोच सकते हैं कि एक ही टाइप का एमिनो एसिड लगा हुआ है और वो एक ही टाइप का एमिनो एसिड बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। ये सिंपलेस्ट एक स्ट्रक्चर होगा। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये तो हमने कनेक्ट करके पॉलीपेप्टाइड इनफैक्ट बनाया है। जो एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड हमने बनाया, ये क्या बना, पेप्टाइड बना। 8 या 10 तक हम पेप्टाइड बोलते हैं इसको। उसके बाद जा करके हम इसे पॉलीपेप्टाइड बोलना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा हो जाते हैं, 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, तब हम उसको प्रोटीन बोलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं। बहुत आसान सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी तक की बात अगर आप समझ गए हो। पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड रेजिड्यूज। एमिनो एसिड लिया मैंने कोई ए, वही पूरा स्ट्रक्चर बना करके मैंने इसको कनेक्ट किया दो को, तो डाइपेप्टाइड ये बन गया।
3 को मैंने कनेक्ट किया तो ट्राइपेप्टाइड बन गया, 4 को ऐसे जोड़ते जोड़ते मैंने 100 या उससे ज्यादा कर दिए। इस तरह किए कि इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 1000 यूनिट से 1000 यू से ज्यादा आ गया। आप पढ़ते थे ना +1 में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक कार्बन की जैसे 12 AMU होती है, नाइट्रोजन की 14 AMU होती है, पूरे मॉलिक्यूल की जैसे वाटर की 18 AMU। AMU को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था U से, तो इनफैक्ट वही है ये 10,000 U यूनिट, इतना यानी हैवी होना चाहिए। तो सबसे हल्के से हल्का प्रोटीन जो होगा, इससे तो बहुत बहुत ज्यादा भी होते हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट प्रोटीन की बात हम करते हैं तो 10,000 U यूनिट होना चाहिए मिनिमम। एमिनो एसिड कनेक्ट होते हुए 100 या उससे ज्यादा अगर हो जाएंगे तब हम उस पॉलीपेप्टाइड को बोलना शुरू कर देंगे कि ये प्रोटीन है। अब इसको फर्दर अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। एक तो अपीयरेंस के बेस पर हम बोल देते हैं फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। देखने में फाइबर जैसा नजर अगर आता है, फाइबर आप जानते हो, जैसे देखते हो कोई रोप है, रस्सी है, अपनी लैंग्वेज में बोले अगर हम तो थ्रेड्स जिसमें नजर आते हैं, जिसमें फाइबर्स दिखते हैं, तो वो फाइब्रस प्रोटीन जैसे बिल्कुल थ्रेड जैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर नजर अगर आएंगे तो फाइब्रस प्रोटीन होगा। ये ग्लोब्यूलर भी हो सकता है, ऐसा ग्लोब्यूल भी बन सकता है। बहुत से उसे थ्रेड को हमने लपेट के जैसे एक पूरा गोल ग्लोब्यूल जैसा बना दिया, बॉल जैसा बना दिया। जैसे कोई बड़ा लंबा सा धागा लो, आप उसको उसी पर लपेटते चले जाओ, फोल्ड करते चले जाओ, और एक जो पूरा ये गोला बन जाएगा तो वो ग्लोब्यूल कहलाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर ये स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। एक थ्रेड को लंबा अगर कर दो, अगर आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, बिल्कुल वो उसका जो थ्रेड होता है वो बहुत लंबा सा थ्रेड अगर है मान लो, तो फिर हम उसे बोलेंगे कि ये फाइबर है, फाइब्रस है। और एक फाइबर लिया, एक थ्रेड लिया, दूसरा थ्रेड लिया, इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया, तीसरा थ्रेड लिया, उसके ऊपर फोल्ड कर दिया, जैसे रस्सी बनाई जाती है, रोप बनाई जाती है। तो फाइब्रस ऐसे भी हो सकती है। अभी हम स्ट्रक्चर इसी तरह से बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसका। और ग्लोब्यूल में हम क्या करते हैं, एक लंबे थ्रेड को दूसरे थ्रेड पर फोल्ड नहीं करते, उसी को अपने ऊपर ही फोल्ड करते चले जाते हैं। जैसे वो सर्दी में वो स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन का गोला जैसे बन जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ग्लोब्यूल उसी तरह से बनते हैं। एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उस लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन को उसी के ऊपर आप फोल्ड करते चले जाओ तो ग्लोब्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल इस तरीके के प्रोटीन के होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के, वो हम आगे चल करके देखेंगे। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, जब भी हम एक इस तरीके का लंबा पॉलीपेप्टाइड लेते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की और हम डिटेल में आ रहे हैं। जब कोई लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से या डाई सल्फाइड लिंकेज से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली है इस तरीके की, लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें एमिनो एसिड लगा हुआ है। एक मैं बना करके दिखाई देता हूं दोबारा से, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन होगा, यहाँ पर R ग्रुप लगा होगा, H ग्रुप लगा होगा, यहाँ NH2 रहा होगा पहले, लेकिन इसने तो रिएक्शन कर लिया दूसरे के साथ। यहाँ दूसरे केस में OH ग्रुप रहा होगा, लेकिन OH तो हट गया था और फिर नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया था। इस नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन है, फिर R ग्रुप है, फिर H, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बार बार इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो लिखेंगे नहीं, बस हम ऐसे बना देंगे, A कनेक्टेड विद A, कनेक्टेड विद A, कनेक्टेड विद A, कनेक्टेड विद A, सिंपल वाला। ये कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट कर दूं अगर मैं इसको R को इस R से डिफरेंट कर देता हूं, A B A B A B हो सकते हैं। एक तो ये कि A B हो गया,
फिर उसके पैटर्न की पॉसिबिलिटीज, AAB, या 3A 1B 3B 1A, ये पैटर्न की पॉसिबिलिटीज। यहीं से आगे चल करके इनके स्ट्रक्चर डिफाइन किए जाएंगे इन पैटर्न को लेकर के। तो मैंने एक ये बनाया। अब इसमें ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये एक H लगा हुआ है। जब मैं यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ N कनेक्ट करूंगा तो एक H लगा हुआ है। ये पोलर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो हाइड्रोजन लगा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में केपेबल होता है। किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? दूसरी चेन के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में केपेबल है। बहुत सारी ये चेन्स एक दूसरे से क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाएगी। ये मिलकर के कई सारी चेन्स, पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक लंबी चेन जो बना देती है, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके अलावा ये कभी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो जाता है। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से बने हैं। एमिनो एसिड में जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप में कई बार SH ग्रुप भी लगा होता है। R की जगह आपने शुरू में जो स्ट्रक्चर पढ़े थे वहां पर SH ग्रुप है, ये SH ग्रुप है। ये H हट करके सल्फर सल्फर कनेक्ट हो जाते हैं, इसको हम डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। बड़ा कॉमन एक ये डाइसल्फाइड लिंकेज होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। आर्टिफिशियल जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें भी हम सल्फर ऐड करते हैं। जो आपके टायर होते हैं कार्स के, ट्रक्स के, इनमें जो रबर होता है हमारा, उसको वुल्केनाइज करते हैं सल्फर ऐड करके हम। तो उनमें उनमें भी ऐसा ही होता है। पॉलीस्टाइरीन की चेन्स होती हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, वो बहुत सारी जो चेन्स होती हैं वो चेन सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस चेन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये जुड़े हुए हैं, पॉलीमर बना लिया है इसने। ये जो पॉलीमर बना हुआ है, जब सल्फर इसमें बीच में ट्रैप किया जाता है तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो करके सल्फर के जरिए ये चेन जुड़ जाती है। सल्फर सल्फर से ये बहुत सारी चेन्स लिंक कर जाती हैं और बहुत मजबूत एक रबर बन जाता है। जो टायर वाली रबर होती है वो वुल्केनाइज रबर ही होती है। बहुत लार्ज प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में, बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है ये। इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है टायर्स का, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जितने बनते हैं उससे ज्यादा खराब होकर डंप कर दिए जाते हैं। तो ये सल्फर अपने आप में पॉलीमर्स, जो पॉली स्टायरीन का हम बनाते हैं और इसमें लिंकेज जो बनाते हैं, इसकी वजह से ये डिग्रेड नहीं हो पाता है। डिग्रेड नहीं हो पाता तो ये फिर बन गया तो एक बार फिर ये सैकड़ों हजारों सालों तक रहेगा, चाहे वो खराब फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। नेचुरल पॉलीमर्स में ये थ्रेट नहीं होता है, ये डिकम्पोज बड़ी आसानी से हो जाते हैं। प्रोटीन को आप डंप कर दो कहीं पर, थोड़े दिन के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। बैक्टीरिया वायरस उस पर लग करके उसे खराब करके दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं, फिर वो एनवायरमेंटल चेन में आ जाता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, इकोसिस्टम बड़े अच्छी तरह से पढ़ते हो आप लोग। एनवायरमेंटल में जो साइकिल्स होती हैं वो चलती हैं, और आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने के पास बायोलॉजी नहीं है, वो आप लोग भी बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारी साइकिल्स पढ़ी हैं। तो ऐसे ही एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो कि बैलेंस किए हुए नेचर अपने आप को। तो जब हम उसमें आर्टिफिशियल चीजें डाल देते हैं तो वो रिसाइकल नहीं हो पाती हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको डंप करना पड़ता है, डंप करने में खर्चा होता है। डंप करने में अगर सही तरीके हम इस्तेमाल करें तो खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए सारी दुनिया क्या करती है, उठाया सी में उठा के कंटेनर सारे के सारे डाल दिए, किया किसी जंगल में फेंक दिया ले जा करके। अब वो फूड चेन में आ जाएगा धीरे धीरे। समंदर में डालेंगे, मछलियां उसे खाएंगी, खा के वो खराब होंगी, मर जाएंगी, तो सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये नेचुरल चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। वेल, फाइब्रस प्रोटीन हम डिस्कस कर रहे थे, जो लंबी चेन बनी उस चेन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिंकेज कनेक्टेड रहते हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कहीं सल्फाइड लिंकेज भी हो सकता है, सल्फर सल्फर लिंकेज भी। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर ऑक्सीजन एंड पोलर हाइड्रोजन
के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बड़े इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो। फाइब्रस प्रोटीन की पहचान है इससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड डाइसल्फाइड लिंकेज से। इसको प्रॉपरली आपको सोच करके करना। ये बहुत बड़े प्रोटीन्स होते हैं, छोटे नहीं होते। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल ग्रेन्स की तरह से बन जाते हैं, लेकिन ये काफी लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल जो हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको, जैसे केराटिन हो गया, हेयर एंड वूल सिल्क, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मियोसिन जो होते हैं, मसल में जो प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन अपनी एक स्पेसिफिक नेचर रखती है, हर जगह की प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर होते हैं। मस्कुलर प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर हैं, स्केलेटल प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं, लिक्विड प्रोटीन, उनके अपने, एंजाइम वाले जो प्रोटीन्स हैं उनके अपने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज इनको बाकी प्रोटीन से अलग बनाती है। तो जैसे मेयोसिन है, ये मेयोसिन जो होता है वो मसल में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन सोच सकते हैं, दूसरा जो पार्ट हमने सोचा था। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो ग्लोब्यूल जैसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कॉयल कर जाती हैं और स्फेरिकल शेप बना देती हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि एक पॉलीपेप्टाइड लंबी चेन आपने ली, धागे की तरह से है ये, उसको उसी पर लपेटते आप चले गए, एक ग्लोब्यूल आपने स्फेरिकल शेप बना दी, ये बोला जाएगा कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये छोटे होते हैं और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में इनका आसानी से हो जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। ब्लड के में जो मीडियम वाटर होता है उसमें ये आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, बहुत सारे ब्लड में प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं 100% प्रोटीन होते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारा का सारा, ह्यूमन बॉडी का, एनिमल बॉडी का, प्लांट बॉडी का जो सिस्टम चल रहा है वो एंजाइम पर चल रहा है। और एंजाइम जितने भी हैं 100% प्रोटीन है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। हार्मोन्स भी ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन उसमें दूसरे पार्ट भी कनेक्ट हो जाते हैं, मॉडिफाइड प्रोटीन आप उन्हें बोल सकते हो। तो जैसे इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो ये हार्मोन्स हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल्स में हमें इनको याद करना चाहिए। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप के बेस पर अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं हम उनको कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर या तो प्राइमरी बोल सकते हैं प्रोटीन, ये मेन क्लासिफिकेशन है। एक सेकेंडरी बोल सकते हैं हम, टर्शरी बोल सकते हैं, क्वाटरनरी बोल सकते हैं। जब भी कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर की आपसे बात करता है, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम प्रोटीन के अपीयरेंस को नहीं देख रहे हैं, हम उसको ये नहीं देख रहे हैं कि वो फाइबर जैसा है, थ्रेड जैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, या वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो रेफर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस हैं उनको करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बताता है कि प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें एमिनो एसिड के ऑर्डर क्या हैं। शुरू से बताता आ रहा हूं मैं ये बात, जो प्रोटीन बना होता है वो पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, लंबी चेन से। इसमें क्या लगा हुआ है? एमिनो एसिड लगे हुए हैं। मान लो ए बी एमिनो एसिड लगा है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इस एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। किसी और में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मतलब 2A 1B 2A 1B, ये पैटर्न जान लिया अगर आपने,
तब आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चल गया प्रोटीन का। बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं है। ये तो आप समझ रहे हो उसे, जब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं करने के बाद तो बहुत थका देने वाला काम होता है। ये बहुत पेशेंस का काम होता है। जो लोग करते हैं प्रोटीन पर रिसर्च, उन्हें पता है ये अच्छी तरह से कि ये काम कितनी जद्दोजहद से और कितनी मुश्किल से किया जाता है केमिकली। और आजकल तो टेक्निक्स बहुत सारी हो गई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत डेवलप हो गया है, फिर भी काफी हद तक बहुत मदद मिल जाती है। पुराने टाइम पर तो केमिकली ये काम किया करते थे, महीनों महीनों साल साल भर लग जाते थे सीक्वेंस पता करने में एमिनो एसिड्स के। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमारा तो काम इतना है कि ये जानना कि प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि प्रोटीन में जो थ्रेड्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, एमिनो एसिड के, उनमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। बस ये बात प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आने वाला एरिया है। इस एरिया से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब एक स्पेसिफिक प्रोटीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का। एक सीक्वेंस अगर हो गया तो यहां तक हमने एक प्रोटीन का सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया। उसी प्रोटीन का, सेम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक अलग डिस्कशन है, ये एक अलग बात होती है। ये एक तरीके से क्या नहीं बताता, शेप के बारे में नहीं बताता। ये ग्लोब्यूलर है या ये फाइब्रस है या ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। यहां पर हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर में सीक्वेंस क्या है, सिर्फ इतनी बात पता चल पाएगी। तो दोनों बातें मैंने बता दी, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है और क्या नहीं बताता है, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात पर आते हैं। इसके बाद एक आउटलुक देख लेते हैं। अभी इतना पार्ट नहीं देखना, ये देखना नहीं है। अब जरूर देखोगे, वैसे मैंने बोल दिया ना, इसको नहीं देखना, डर जाओगे वरना। ये देखना है बस सिर्फ इतना पार्ट। एमिनो एसिड का रेजिड्यू लिया, मतलब हमारे पास पूरी प्रोटीन की लंबी चेन थी, उसमें से छोटा सा एक पार्ट थ्रेड निकाल लिया हमने। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, इसके सीक्वेंस को बता रहा है। लाइसिन लाइसिन जुड़ा हुआ है, फिर ग्लाइसिन ग्लाइसिन, लियोसिन वैलेनिन, एलेनिन, हिस्टिडाइन, ये सीक्वेंस है। मैंने तो बड़ा सिंपल करके बस ए बी ए बी ए बी बता दिया। एक दो थोड़े ही होते हैं, आपने शुरू में पढ़ा है 20 एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। नेचुरल जो हमारे पास एमिनो एसिड हैं, 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। वो 20 तरह के एमिनो एसिड की अलग अलग तरह से सीक्वेंस हमें बना लेनी है। तो यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो सीक्वेंस है ये एक फिक्स सीक्वेंस है। ये अब हो सकता है कि हमने ये एक पैटर्न बना दिया, एक हमने इसका रेजिड्यू ले लिया, यानी एक छोटा सा पीस ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन का, 15 या 20 का। फिर उस 15-20 को हम रिपीट करते चले गए। ये वाला बन गई एक, फिर इसे यहां से फिर रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर दिया, फिर पॉलीपेप्टाइड बना दिया। ये एक वे हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही होता है इसमें। जब हम एक पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड की बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन की बात करेंगे, तो उसमें एमिनो एसिड के सीक्वेंस फिक्स होते हैं। प्रोटीन अगर फिक्स है तो उसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी फिक्स है। यह है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी क्या है, ये बाद की बात है, जब हम करेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अब ये मैंने लाइसिन लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, इसको एमिनो एसिड को, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज होंगे, देखो इसमें लाइसिन लाइसिन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होगा, क्योंकि एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो वाटर माइनस करके जुड़ेगा। केमिकल रिएक्शन दिमाग में रखना है। ये हमने जब जोड़ा इसको तो वाटर माइनस करके कनेक्ट किया।
तो 2 एमिनो एसिड के बीच में एक पॉलीपेप्टाइड, एक पेप्टाइड लिंकेज बन गया, ये डाइपेप्टाइड इतना कहलाया। 3 के बीच में 2 पेप्टाइड लिंकेज बन गए, ये ट्राइपेप्टाइड कहलाया, 3 मिल गए। तो अब ये लंबी चेन अपीयरेंस इसकी देखने में कैसी होगी? ये चेन की तरह से होगा बस एक। अगर मैं इस चेन को एक स्प्रिंग की तरह से बना देता हूं, ऐसे सोचो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ली, ये वाली चेन जिसमें मुझे सीक्वेंस पता है, मैंने उसका एक स्प्रिंग बना दिया। बनाया होगा आपने बचपन में कभी, हमने तो किए हैं ये काम बहुत, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं। एक बड़ी छोटा सा एक पेन लो, मैं तो पेन पे किया करता था, एक तार लिया, वायर वो वाला जो पड़े रहते हैं कहीं खराब, इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी वाले तार कॉपर के निकल जाते हैं, इसको इस पे लपेट दो, पूरी तरह से लपेट दो, बड़ी अच्छी तरह से, और इसको पेन को बाहर निकाल लो, तो बड़ा अच्छा सा स्प्रिंग बन जाता है। ये जो स्प्रिंग बना है, अब इसकी अपीयरेंस में और इस थ्रेड की अपीयरेंस में फर्क है। सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ इस स्प्रिंग में, लाइसिन लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन ल्यूसिन वेलेनिन एलेनिन हिस्टिडाइन, ये सीक्वेंस वो ही रहा, लेकिन इसकी अपीयरेंस कैसी हो गई? एक स्प्रिंग जैसी अपीयरेंस हो गई है। और ये स्प्रिंग कैसे रुका रहेगा? यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा कहीं पर, यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कहीं पर, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर होगा, यहां नाइट्रोजन होगा, ये कनेक्ट होकर नाइट्रोजन पर का H कनेक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इनके बीच में स्प्रिंग के जो ये एक सर्कल्स होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्प्रिंग मेंटेन रहता है। ऐसा अपीयरेंस वाला स्ट्रक्चर, यहां हमने सीक्वेंस तो वही रखा पुराना प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला, लेकिन अगर अपीयरेंस ऐसी आ गई है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कई सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन जाए दिमाग में कि प्रोटीन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। फिर क्या करते हैं हम? ये जो एक हमने स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा कुछ बन गया ये। अब ये बिल्कुल लूज होता है, ये जैसे मैंने लोहे के वायर वाली एग्जांपल दी वैसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा पुराना एक टेलीफोन अगर आपके दिमाग में हो। हमारे टाइम में तो वो टेलीफोन होते थे जिसमें ये स्प्रिंग वाले वायर लगे होते थे, आजकल भी होते हैं कहीं ना कहीं, कुछ होते हैं, लेकिन वो आजकल सीधे वाले भी होते हैं। जो वो स्प्रिंग वाले तार टेलीफोन वाले हैं, आप उसे सेकेंडरी कह रहे हो, लेकिन अगर वो स्प्रिंग वाला तार लेकर उसी को उसी पर फोल्ड कर दो, ऐसे बना लो आप, तो अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। दूर से देखोगे तो ग्लोब्यूल जैसा नजर आएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हमने क्या किया, ये जो स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर बना रखा था, इसको अपने ऊपर ही फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। और जो काम की बात है वो सुनने की है कि जो फोल्ड किया मैंने इस टेलीफोन के स्प्रिंग को, जो फोल्ड किया वो रैंडमली फोल्ड नहीं किया, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर फोल्ड किया। ये फोल्डिंग जो होती है, एक वायर को लपेटने का कोई पैटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो देखो, वो जो स्वेटर बुने जाते हैं, एक तो वो ऊन का गोला होता है जो हाथ से बनाया जाता है, वो तो वैसे ही रैंडम लपेट के बना दिया। एक वो गोले होते हैं जो हम देखते थे बचपन में, मशीन से बनते हैं, वो बड़े पैटर्न पे बनते हैं, बहुत बढ़िया पैटर्न पर। इस तरीके के गोले होते हैं, वो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान है, बिल्कुल जनरल नॉलेज है, ये बात पता होनी जरूरी है। जब हम इस वूल को, ऊन को लपेटते हैं,
तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पर लिपटा होता है। गलती से अगर आपने इसे खोल दिया तो वापस दोबारा इसी पैटर्न पे नहीं बांध सकते, फिर तो ऐसे लपेटना पड़ेगा इसको, इस तरह से। तो ये रैंडम है, ये एक पैटर्न पर बंधा हुआ है। तो जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिस पर ये फोल्ड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक फिक्स पैटर्न होता है, अगर गलती से वो खुल गया और दोबारा से उसी पैटर्न पर नहीं बना तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज करने से, क्योंकि हम केमिकली ये समझते हैं कि बॉन्ड टूट जाए, बॉन्ड टूटने के बाद फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो ही स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं, यहां पर अलग बात है। इवन इनके फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है तो प्रोटीन की एक्टिविटी अलग हो जाती है, प्रोटीन अलग हो जाता है, बिल्कुल डीनेचर हो जाता है प्रोटीन। प्रोटीन के जो इतने सेंसिटिव होते हैं, हल्का सा इसे हम हीट करते हैं या पीएच चेंज कर देते हैं या कोई रेडिएशन से हमने इसको रेडिएट कर दिया, तो अब इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ये वाला सीक्वेंस नहीं, ये जो बांधने का, इसको लपेटने का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कुछ और हो गया। पहले तो आपने क्लॉकवाइज लपेट रखा था, बाद में एंटी क्लॉक लपेट दिया, सपोज करते हैं, गलत हो गया, एक्टिविटी चेंज हो जाएगी प्रोटीन की, हो सकता है खराब हो जाए, डीनेचर हो जाए या कुछ गड़बड़ करे। और ये बहुत थोड़ा सा भी चेंज, ह्यूज चेंज लेकर के आता है इसकी प्रॉपर्टीज में। और प्रोटीन जब गड़बड़ हो जाती है तो सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, फिर एंजाइम की एक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है, एंजाइम कम हो जाते हैं, ज्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन हमने ये ली, उसको स्प्रिंग बनाया, स्प्रिंग को एक पैटर्न पर फोल्ड किया तो टर्शरी स्ट्रक्चर हमें मिल गया। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया इसमें एक टाइप का सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर से मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर बना रखा था, अब मैंने डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ले लिया, यानी डिफरेंट सीक्वेंस वाला। एक ये पीला वाला है देखो, और एक फिर उसमें अलग सीक्वेंस वाला यानी रेड वाले का पैटर्न। 3D बनाया, 4D करता चला गया मैं, लेकिन अलग टाइप से बनाया। कई सारे टाइप के पैटर्न जोड़ दिए, यूजुअली 4 टाइप के ये होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक ये मैंने रेजिड्यू लिया, एक सीक्वेंस लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक और डिफरेंट सीक्वेंस लिया, और प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये टर्शरी बनाया एक, फिर दूसरा वाला टर्शरी बनाया अलग डिफरेंट, इन दोनों को मर्ज कर दिया। जब दो टर्शरी को मर्ज करते हैं और फिर उसकी बारीकी से उसे देखते हैं तो दो डिफरेंट टाइप के प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, अगर तब हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया, इसको तो करेंगे तो हैं ही, अब हम अभी तो हम प्राइमरी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्राइमरी एमिनो एसिड, प्राइमरी प्रोटीन्स मतलब सीक्वेंस एमिनो एसिड के। अगर हमने उसका स्प्रिंग जैसा एक लीनियर स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना दिया स्प्रिंग जैसा, तो सेकेंडरी बन गया। ये स्प्रिंग जैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर अपने पर ही एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ये वर्ड याद रखना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, और इसे हम टेक्निकली बोलते हैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये कॉन्फ़िगरेशन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो हम कायरल कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बात एक अलग है। ये एक फिक्स पैटर्न पर जब हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं यानी लपेटते हैं उसको, तो एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। रैंडम नहीं लपेटा है इस स्प्रिंग को। फिर जब कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर, अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले टर्शरी स्ट्रक्चर को हम क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। कई सारे टाइप के प्रोटीन्स उसमें एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। नॉन प्रोटीनस पार्ट भी कई बार कनेक्ट हो जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट जो होता है, आयरन होता है, कॉम्प्लेक्स मेटल होता है,
और कॉम्प्लेक्स उसके साथ कनेक्टेड रहता है। वो एक पार्ट नॉन प्रोटीनस है, मेटल क्योंकि उसमें आ जाता है, वो मेटल प्रोटीन के साथ क्लब रहता है। तो क्वाटरनरी कई बार हम उनको भी बोलते हैं जिनमें नॉन प्रोटीनस पार्ट कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था, बताया तो था मैंने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाना चाहिए। तो बात हो गई थी प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ये मैंने डेफिनेशन आपको प्राइमरी की बता दी थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं बताते इसके अलावा कि हम उसके सीक्वेंस को देख रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या नहीं बताते? शेप के बारे में नहीं बताते, कन्फर्मेशन के बारे में नहीं बताते कि उसका कन्फर्मेशन क्या है, ओरिएंटेड कैसे है, वो बस सीक्वेंस एमिनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उस पर आते हैं हम, ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, ये एरिया है जहां से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी बहुत आता है, कंपटीशन में भी इससे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बड़ा आता है। दो तीन चीजें हैं मेन सी, वो हाईलाइटेड, लिमिटेड क्वेश्चन आता है, जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर बड़ा रेयर चांस है क्वेश्चन आने का, मेन एरिया यही रहेगा। अब यूं मैं गारंटी तो देखो ले नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता, कोई ले रहा है तो गलत ले रहा है गारंटी, कि नहीं जी जो मैंने पढ़ा दिया 100% मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन फिर भी टीचर अगर ये बात बोलता है तो बड़ी बात है कि ज्यादातर चांसेस इससे आने के हैं, इसका मतलब है पहले नंबर पे वहां से क्वेश्चन उठेगा। अब यूं आने को तो कुछ भी आ जाए भाई, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारे हाथ में तो पेपर है नहीं बनाना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात अगर होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप which a long polypeptide chain can exist. Long polypeptide chain ये है। एमिनो एसिड का सीक्वेंस हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के जरिए कर चुके, तब हम अब क्या करना चाह रहे हैं? अब हम इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक तो जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, स्प्रिंग बना दिया हमने, बिल्कुल टेलीफोन वायर याद रखो, याद रहेगा ये बिल्कुल, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। एक तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर में हम इसे टेलीफोन वायर को खींच देते हैं, पूरा लंबा कर दें, अगर इसे यहां से पकड़ा किसी ने, यहां से पकड़ा और स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेच करने पर ये कुछ इस तरह से होगा। पूरी तरह से सीधा नहीं होता, ये इतने सालों के बल पड़े हुए हैं इसमें, एक दिन में थोड़ी सीधा हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसे ऐसे कई वायर ले लिया आपने, इसका मतलब है ऐसे ऐसे कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपने ले ली जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर फिक्स है। इन कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को साइड वाइज हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दिया। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें बहुत सारे, पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अमाइड में सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये कनेक्टेड है। नाइट्रोजन पर एच है, ये यहां पर नाइट्रोजन पर एच है, ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये मैंने जोड़ दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये जुड़ती चली जाती है साइड वाइज। देखो जब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। भाई छोटा मॉलिक्यूल वाटर है, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दोगे आप? 4 बना दोगे एक मॉलिक्यूल में, और दूसरे मॉलिक्यूल में कितने बना दोगे? चारों तरफ से 4, तो 2 के बीच में यहाँ 4, बल्कि 2 के बीच में भी नहीं, एक बीच में रखोगे, 4 चारों तरफ रखोगे, यानी 5 मॉलिक्यूल के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो पर मॉलिक्यूल गिनती तो भाई बहुत कम है, यहां तो हजारों यूनिट्स हैं इसकी एमिनो एसिड की। तो एक ही मॉलिक्यूल बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर आओगे तो एक ही में कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। एक थ्रेड ये है पॉलीपेप्टाइड का, एक थ्रेड ये है पॉलीपेप्टाइड का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बहुत सारी बन रही है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है, और साथ के साथ इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है, तो ये जुड़ जाती हैं, शीट्स शीट की फॉर्म में नजर आती हैं।
जैसे ये तार लिए हमने, इसके लंबे स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच करने के बाद 5 या 6 या और भी सारे ले करके साइड वाइज, अब ये जो बना रखा था हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल बना रखा था, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, यहां से चला और ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है सारी, यहां नीचे तक एक ही मॉलिक्यूल है, ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आप ऐसे समझो। तो अगर जब अपीयरेंस की बात आएगी, जब हम इसकी अपीयरेंस देखेंगे तो ये ऐसी कुछ नजर आनी चाहिए, एक शीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ गई तो शीट जैसी नजर आएगी, ये जैसे शीट होती है। लेकिन शीट ये ऐसी प्लेन शीट नहीं होगी, सोचने की बात है। यहां पर कुछ टिपिकल चीजें, वर्ड दिए जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये पेपर जैसी प्लेन शीट नहीं होगी, या जैसे टेबल का आपकी सरफेस है, या जैसे बुक का सरफेस होता है प्लेन बिल्कुल, ऐसी शीट ये नहीं होगी। ये शीट कुछ इस तरह से होगी जैसे ड्रैपरी होती है। ड्रैपरी से मेरा मतलब है जैसे ही जब ये पूरा, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये फ्लैट बिल्कुल थ्रेड ऐसा नहीं बना, ये इस तरीके का कुछ बना। वैसे भी आप अगर सोचोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये बॉन्ड एंगल देगा ना कुछ, 180 एंगल थोड़ी है इसका। फिर ये कार्बन आया, ये कार्बन फिर sp3 कार्बन है, ये 109.5 एंगल पर चलेगा। फिर ये नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन sp3 है, फिर ये हाइड्रोजन इधर आएगा यहाँ पर। तो ये अगर हम वो स्प्रिंग वाला फिनोमिनन भी छोड़ दें तो भी ये जिगजैग पैटर्न पर चल रहा है। और जब ये साइड वाइज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो लीनियर अगर ये कनेक्ट हो रहे होते, बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो रहे होते, तो ये प्लेन शीट बनती, जैसे ग्रेफाइट में बनती है, प्लेन शीट बनती है बिल्कुल, वो स्लिपरी होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे H3BO3 के स्ट्रक्चर में बनती है, ऑर्थोबोरिक एसिड में बनती है, वो क्योंकि sp2 होता है, एक प्लेन शीट होती है सारी। ये जो बनती है वो प्लेन शीट नहीं बनती, ड्रैपरी की तरह से, जैसे इसमें कहीं ना कहीं उभार होते हैं, ये अप डाउन वेव की तरह से, कई सारी एक दूसरे से साइड वाइज कनेक्टेड होती हैं। तो ये शीट तो बनती है, प्लेटेड शीट बनती है, जैसे जो हम कर्टेन्स यूज करते हैं घरों में, वहां उनमें प्लेट्स ही पड़ी हुई होती हैं, बोलते भी ड्रैपरी हैं उसको, कर्टेन्स जो होते हैं ड्रैपरी बोल देते हैं कुछ लोग उसे। तो वो ड्रैपरी की तरह से ये अपीयरेंस नजर आती है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो अपीयरेंस दे पाते हैं। एक अपीयरेंस होती है स्प्रिंग जैसी है, दूसरी अपीयरेंस होती है शीट जैसी है। इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, और यही मेन एरिया है क्वेश्चन आने के लिए। बाकी तो इससे पहले इसके बेसिक्स हैं। तो आप देखो इसे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन दो टाइप में हमने कैटेगराइज किया। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूं। ये जो स्प्रिंग बनता है, ये स्प्रिंग की जो कॉइलिंग होती है ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये जैसे राइट हैंडेड स्क्रू हम घुमाते हैं उस डायरेक्शन में होती है। ये भी अपने आप में बात एक समझने की। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो स्प्रिंग की बात करते हैं, मैं सारी चीजों को यहां पर रोक करके आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने कोई भी एक स्प्रिंग लिया, छोटा सा स्प्रिंग या बड़ा सा स्प्रिंग ले लो, इस स्प्रिंग का मिरर इमेज बना लो। जब आप इस स्प्रिंग का मिरर इमेज बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर सेकंड एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, यानी देखने में एक जैसे लग रहे हैं
लेकिन एक जैसे ये स्ट्रक्चर है नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। यानी इस बात की इंपॉर्टेंस है कि कॉइलिंग का डायरेक्शन हमने क्या रख रखा है, ये कॉइलिंग का डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज रख रखा है या एंटी क्लॉक रख रखा है। इस बात को थोड़ा सा दूसरी तरह से समझते हैं हम। एक कोई राइट हैंडेड पर्सन है, दाहिने हाथ से अपने काम करता है, राइट हैंड से करता है, उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर देते हो आप, तो वो पेंच को रोटेट करेगा। और एक लेफ्ट हैंडेड है, वो पेंच को रोटेट करेगा। तो दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा चलेगा, अपोजिट चलेगा। ये बात भी समझ नहीं आई तो तीसरी बात एक सोच लो। एक स्क्रू लेते हैं हम, पेंच, जो इंजीनियर बनने वाले हैं उन्हें तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक स्क्रू लिया मैंने, पेंच बना दिया, ये ऐसा होता है कुछ। जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हो, बिल्कुल सेम कहानी है। जब आप इस स्क्रू का मिरर इमेज बनाओगे तो वो इससे डिफरेंट आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा इस पर। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी पढ़ी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बिल्कुल वही सारी बात मैं कर रहा हूं। यानी अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके टाइट कर रहा हूं, तो ये वाला स्क्रू अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये लूज होगा, टाइट नहीं होगा। इसके ग्रूव्स और इसके ग्रूव्स अलग अलग हैं बिल्कुल। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग का जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं कहना चाहिए, पूरा स्प्रिंग ही घुमा दोगे फिर तो, ये जो उसकी कॉइल बना रहे हैं उसका डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर की तरह से चलता है, तो हम इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अगर हम इसका मिरर इमेज लिख देंगे स्ट्रक्चर, तो वो प्रोटीन हमारे काम का नहीं है, उसको हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं कहते हैं। बड़े स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इतना सा अंतर आने की वजह से प्रोटीन की सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, जो बायोकेमिस्ट्री है या बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें। जो एंजाइम्स होते हैं, जो मेडिसिन आप यूज करते हो, मैक्सिमम वो एंजाइम पर वर्क करती हैं। और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती हैं वो बड़ी सेलेक्टिव होती हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए अलग वर्क करेगी मेडिसिन, लिवो रोटेटरी के लिए अलग वर्क करेगी। इतने ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं ये। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो आप एज ए फूड लेते हो, गर्मी में पानी में डाल के पीते हो ग्लूकोज, वो डी ग्लूकोज होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर आप इसको लेवो रोटेटरी वाला ग्लूकोज ले लो, यानी उसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर ले लो, तो वो खतरनाक है सेहत के लिए। जबकि वो पहली बात तो ग्लूकोज रहेगा ही नहीं, उसको तो हम ग्लूकोज बोलेंगे ही नहीं क्योंकि मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर लगता है किसी को कि मिरर इमेज ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो ग्लूकोज नहीं होता, वो हमारे काम का ग्लूकोज की तरह से बिहेव नहीं करता है। एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो तो कार्बोहाइड्रेट की बात थी, यही का बात प्रोटीन की चलती है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जरा सा भी चेंज कर दोगे अगर कुछ, यानी इसका इवन मिरर इमेज भी आपने ले लिया, तो इसकी सब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो वेल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हम सम अप करते हैं तो दो टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हैं, इनको हम इस तरह से सोच सकते हैं। इसकी एंट्री देखते हैं दोबारा से कैसे हुई है, रजनीकांत स्टाइल। चलो, जब इस स्ट्रक्चर को, the structure is formed when the chain of alpha amino acid coil as a right-handed screw, राइट हैंडेड स्क्रू की तरह से। अभी मैं ये स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से कॉइलिंग होनी चाहिए। अब ये यहाँ विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि 3D नहीं बन रहा है ये स्ट्रक्चर, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप शुरू से मूवमेंट मेरा देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा राइट हैंडेड स्क्रू की तरह से। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कॉइल। इस तरीके का अगर कॉइल बनेगा
तो हम इसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइड ग्रुप, ये वाला यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं वो नेचर में इलास्टिक होते हैं, खींच सकते हैं हम इसे, इलास्टिक की तरह से खींच जाते हैं, और अगर हम छोड़ दें इन्हें तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। जैसे स्प्रिंग हम बनाते हैं वैसे ही बिहेव भी करते हैं स्प्रिंग की तरह से। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। होता क्या है कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। यहां से स्ट्रेच करने पर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे। तो ये कुछ स्प्रिंग इस तरीके का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा स्प्रिंग हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। फिर हमने क्या किया, फोर्सेस यहां पर जो अप्लाई कर रखी थी उनको हटा दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेच किया, बहुत ज्यादा अगर आपने इसे खींच दिया तो हो सकता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी जगह पर ना बन के दूसरी अलग जगह पर बन गए। अगर ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH यहाँ ना बनकर ये वाला एक और N था यहाँ, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरी वाली स्टेट में बन गया, तो फिर स्ट्रक्चर में गड़बड़ फिर हो गया, फिर स्ट्रक्चर इसका डिस्टर्ब हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की एक और भी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ये है कि हम इनको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने पर इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब फोर्स हम रिलीज करते हैं, हटा देते हैं वो फोर्स, वापस रीफॉर्मेशन हो जाती है उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। इनके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एक वूल है, एक हेयर है। ये दो कॉमन एग्जांपल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के हैं। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। हम इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर ये होगा। स्ट्रक्चर अगर हम इसका कंसिडर करते हैं तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे राइट हैंडेड स्क्रू की तरह से ये आ जाए। ये जो इसके स्क्रू ग्रूव्स होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। मेन बात जो आपको फोकस करने की है वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखने की है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड रहा होगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, पोलर हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक फिक्स स्प्रिंग की तरह से होता है। लेकिन जब हम फोर्स लगाकर इस पर स्ट्रेच करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब ये फोर्स हटा देते हैं तो ये रीफॉर्मेशन हो जाती है, दोबारा से ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये ओवरऑल इसमें डिस्कशन है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में। मैंने भी आपको बताया इसी से बीटा बन जाएगा। हमने इसको स्ट्रेच किया, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के ऐसे बना दिया। अब ये फ्री हो गए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इधर बना रहा था, ये तो डिस्टेंट हो गया अब, क्योंकि हमने इसे स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ गया, यहाँ N आ गया, यहाँ पर H है, यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ ये यहाँ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। ऐसा ही ये तीसरे मॉलिक्यूल के साथ इधर बना दे हाइड्रोजन बॉन्ड, शीट बनती चली जाएगी। तो एक नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है डेफिनेटली। ये बीटा स्ट्रक्चर आर पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। अल्फा वालों को हमने स्ट्रेच आउट किया, पेप्टाइड चेन को, पेप्टाइड चेन का ही तो बना था ये स्प्रिंग, और किस चीज का बना था? ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है। इसको स्ट्रेच करके हमने क्या किया, साइड वाइज हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट कर दिए।
और ये हाइड्रोजन बॉन्ड अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाए। जो पहले बन रहे थे विद इन द मॉलिक्यूल बन रहे थे, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल बन रहे थे, ये इंट्रामॉलिक्यूलर नाम दोगे आप इन वाले अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को, नाम दोगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हम बना रहे हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा जो ड्रैपरी होती है उससे, जैसे प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं ड्रैपरी की तरह से ये नजर आ रहे होते हैं। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, सिल्क इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। जो कॉमन, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल होगा वो होगा इसका सिल्क, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का। ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, इवन कंपटीशन में भी आ जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे बीटा प्लेटेड का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बताना होगा कि ये सिल्क इसका एग्जाम्पल है। अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही देखना है, अब यहाँ तो हम लाइन की तरह से ही खींच रहे हैं इस तरह से, अब लेकिन इसमें तो एटम है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सी है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, आर ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक चेन है, फिर दूसरी चेन है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्टेड है। तो सारा स्ट्रक्चर अगर देखना है तो आप इसे सोच सकते हो, ऐसा कुछ ये देखने में देखो नजर आएगा। आसान सा ही है, बनाना चाहो बना भी सकते हो। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये NRH साइड वाइज हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, तो ड्रैपरी की तरह से ये दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली लीनियर नहीं है स्ट्रक्चर। ये एंगल 109.5, ये 120, 109.5 होना चाहिए, 120 लगभग, ये पैटर्न चलेगा। ये अपीयरेंस है और यही इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा रहा है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर आते हैं। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर मैं सारी बात को नट शेल में सम अप करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर मींस सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब उस सीक्वेंस से या तो मैंने कॉइल बना दी एक, या तो मैंने एक स्प्रिंग बना दिया और एक डायरेक्शन में फोल्ड करके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर मैंने एक ड्रैपरी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, यानी एक शीट जैसा, जिसे बीटा प्लेटेड बोला। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है सोचना। हमने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया था, ये बनाया था सेकेंडरी, इसको दोबारा से इसी के ऊपर फोल्ड कर दो, तीसरी बार इसी के ऊपर फोल्ड कर दो, 3 डायमेंशनल बना दो, ऐसे फोल्ड कर दो। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, टेलीफोन वायर है वो स्प्रिंग वाला, उसको उसी के ऊपर लपेटते चले जाओ, उलझ जाता है ना कई बार वो, फिर सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। ये जो बहुत बड़ी चेन हमने स्प्रिंग की उसी के ऊपर अपने ऊपर ही फोल्ड की है, ब्लेंड की है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पर की है, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग फिक्स पैटर्न की फोल्डिंग। अच्छा, ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ये फोल्डिंग हो गई। जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, शीट की भी फोल्डिंग की जा सकती है, क्यों नहीं कर सकते? शीट को रोल बना सकते हो आप। एक शीट है जैसे, इसको लपेट के आप जैसे कारपेट को रोल कर देते हैं, ऐसे बनाई जा सकती है। या आप कैसे भी कोई एक पैटर्न बना दो इसका। बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक शीट पेपर का क्यूब बना देते हैं। जैसे ये पैटर्न बनाए जा रहे हैं और कितने पैटर्न बनाए जा सकते हैं। आप एक कागज लो, उसे ऐसे ही बिल्कुल जैसे गोचुड़ मुचुड़ करके लपेट के, जैसे थ्रो करने के लिए टिश्यू पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं, ऐसे भी कर दिया तो ये तो स्ट्रक्चर तो है ही ना कोई एक। वो बात एक अलग है कि हमने रैंडम कर दिया। इसका अगर एक पैटर्न हम कहीं स्कैन कर लें कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पर है और दोबारा कोई उसी पैटर्न पर इसे
बिल्कुल थ्रो करने के लिए फोल्ड कर दे, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। शीट से ही तो बनाया, वो जो पूरा 3D गोला बना देते हैं हम टिश्यू पेपर फेंकने के लिए, 3D बना देते हैं, वो शीट से ही तो बनाया। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के। शीट वाले स्ट्रक्चर तक सेकेंडरी रहे, या एक शीट को दूसरी शीट पर, दूसरी शीट को तीसरी शीट पर, तीसरी को चौथी शीट पर जोड़ते चले गए अलग अलग पैटर्न पर। जैसे बुक बन जाती है, कोई किताब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कोई एक पतली सी किताब है आपके पास, उस बुक को हमने क्या किया, 100 पेज लिए, तो पेज को एक दूसरे, शीट तो 2 डायमेंशनल बोली जाती है, तीसरा डायमेंशन कंसीडर नहीं करते हम, पेज बहुत सारे रख दिए तो ये एक थिक बुक बन जाएगी, 3D बन जाएगी। यही पैटर्न रहेंगे इसमें। तो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के जो होते हैं सेकेंडरी से ही बनेंगे। अब वो प्राइमरी अपनी जगह फिक्स है, जो ऑर्डर था ए बी जो ऑर्डर था वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स था। फर्दर फोल्डिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव रेज टर्शरी स्ट्रक्चर। और गिव रेज मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न, फिक्स पैटर्न होना चाहिए। रैंडम नहीं करना। इस फोल्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस्तेमाल होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन आयनिक इंटरेक्शन भी कुछ हो सकते हैं। आयनिक इंटरेक्शन कहां से आ गए, हमने जब एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़े थे तो कुछ ऐसे एमिनो एसिड भी पढ़े थे जिसमें आयनिक एंड होते हैं, O नेगेटिव लगा होता है, कहीं पर ONA लगा होता है, पॉजिटिव हो गया। तो जब आयोनिक एंड्स होते हैं और वो इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड, ये पूरा थ्रेड है सपोज करते हैं पॉलीपेप्टाइड का, यहाँ कार्बन है, कार्बन पर ऑक्सीजन नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ NH4 पॉजिटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, तो ये तो आयनिक इंटरेक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ही है। तो ये वाली फोर्सेस भी हो सकती हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। जो डाई सल्फाइड लिंकेज है वो भी हो सकता है, सल्फर सल्फर आ सकता है इन दो चेन के बीच में, सल्फर सल्फर हो सकता है। और वैंडरवाल्स फोर्स तो दुनिया के हर दो मॉलिक्यूल में होगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वैंडरवाल्स फोर्सेस की, राजा बन जाते हैं जब मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, तो छोटे मॉलिक्यूल में कोई अहमियत नहीं है। हाइड्रोजन में, मीथेन में गैस हैं बेचारे, वैंडरवाल्स फोर्स इतनी वीक होती है। बड़े मॉलिक्यूल जब हो जाते हैं, यही एल्केन जब 20 कार्बन का हो जाता है तो वैंडरवाल्स फोर्स की वजह से ही सॉलिड बन जाता है। ये मॉलिक्यूल सरफेस एरिया बढ़ाता जा रहा है अपना, सरफेस एरिया बढ़ा मतलब वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ी। तो इतने बड़े मॉलिक्यूल, ये तो 20 कार्बन से तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो हजारों लाखों कार्बन है। तो वैंडरवाल्स फोर्स की बहुत अहमियत होती है बड़े मॉलिक्यूल में, खास तौर से पॉलीमर्स में। इसीलिए तो पॉलीमर्स सॉलिड होते हैं हमेशा, एक्सेप्शन छोड़ दें अगर तो छोटे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको छोड़ दें, ऑलमोस्ट सभी जो पॉलीमर्स होते हैं वो सॉलिड इसीलिए होते हैं क्योंकि इंट्रैक्शन उनमें बड़े स्ट्रांग होते हैं। इवन जो सबसे वीक वाला इंट्रैक्शन होता है वो भी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, जिसे हम वैंडरवाल इंट्रैक्शन बोल रहे होते हैं। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, सॉरी टर्शरी स्ट्रक्चर है जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो हम फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन कह सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन इस तरीके का हो गया, ये एक फाइबर स्प्रिंग बना दिया आपने, इस स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग के साथ फोल्ड कर दिया, रोप जैसे आप बनाते हो, एक रोप इस तरह से बनाते चले जाओ, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मोटी रस्सी बना देते हो आप, ग्लोब्यूलर तो है ही 3D स्ट्रक्चर। एक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिया, उसको उसी पर फोल्ड करते चले गए, ग्लोब्यूल बन गया। ये छोटे बनते हैं, फाइबर बहुत बड़े बनते हैं, तो इनको बोला जाएगा कि ये एग्जाम्पल्स हैं। और जो इंसुलिन होता है वो हमारा एक टर्शरी प्रोटीन का टिपिकल एग्जाम्पल है। और इंसुलिन की पहचान एक और भी है, इसमें डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप इसे एक बार रिव्यू कर सकते हो दोबारा से। ये हमने लिया था प्राइमरी सीक्वेंस, इसका स्प्रिंग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, फिर हमने टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया,
इसी स्प्रिंग को इसी पर फोल्ड कर दिया, अलग अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर के सीक्वेंस वाले लेकर हमने अगर कनेक्ट कर दिया इसको, कई सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया, ये तो इतनी चेन है, ये पूरी इसी सीक्वेंस की है, लेकिन ये वाला रेड वाला पार्ट जो है वो दूसरे सीक्वेंस का है, डिफरेंट सीक्वेंस का है। असेंबल कर दिया हमने कई सारी यूनिट्स को, टर्शरी स्ट्रक्चर की कई सारी यूनिट को अलग अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली क्लब कर दिया, असेंबल कर दिया, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मेन रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains, 2 या 2 से ज्यादा, और कई बार ये नॉन प्रोटीनस चेन भी होती हैं। कई बार की बात हो रही है, हमेशा नहीं। ये जो सब यूनिट होती हैं, हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ले ली, जोड़ दिया, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर हमने नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जोड़ दिया, जैसे मैं हीमोग्लोबिन का एग्जांपल बता रहा था। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में ऐसा भी हो सकता है। ये एक अरेंजमेंट जो होगा डिफरेंट टाइप के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का क्लब होना, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जनरेट करता है। वेल, ये हमारे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स थे प्रोटीन के। आगे बढ़ते हुए हम इसे टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अब हम करेंगे। यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज ले आया जाए तो उसकी एक्टिविटी क्योंकि चेंज हो जाती है, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कि डीनेचुरेशन हो रहा है। डीनेचर होना प्रोटीन का, प्रोटीन खराब होना समझ आता है इससे। एज ए फूड अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि ये वाली बात ठीक हो। डीनेचर होने से मतलब स्पॉयल होना नहीं है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था मेरे पास, तो जो काम प्रोटीन कर रहा था वो काम नहीं कर पाएगा, वो डीनेचर हो गया। एज ए फूड हम उसे यूज कर सकते हैं। डीनेचर होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉयल हो गया। जैसे जो एग होता है, जब हम उसे बॉयल करते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, दैट मीन्स। लेकिन उसमें प्रोटीन अभी भी है, वो एज ए फूड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे पल्सेस हैं, जब हम उसको पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं फूड को, पल्सेस को, तब वो एज ए फूड यूज हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं पल्स पका ली फिर आपने उसे मिट्टी में डाल दिया फिर उससे पौधा निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर पकाते नहीं हो और फिर पल्स को आप मिट्टी में डालते हो तो क्या होगा, वो ग्रो कर जाएगा थोड़े दिन के बाद, यानी वो अपनी एक्टिविटी जो कि तू शो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसमें बॉइलिंग वाटर में डाल देते हो फिर उसको उसमें सॉइल में रखते हो तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा, यानी डीनेचर हो गया, वो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, दैट मीन्स उसके। जब भी हम कोई प्रोटीन लेते हैं और उसको या तो हीट कर दें या फिर हम उसमें एसिड ऐड कर दें या हम उसमें बेस ऐड कर दें, दैट मीन्स हम उसका पीएच चेंज कर दें, या हम कोई रेडिएशन उससे पास कर दें, या हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, या हम उसे मैकेनिकली स्ट्रेच कर दें, हैमर कर दें, या एजिटेट कर दें किसी भी तरह से। जैसे हम स्टेरर पर रख करके सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर बड़ी तेज रोटेट कर दिया, 1 सेकंड में 100 बार रोटेट कर दिया सपोज करते हैं, तो उसके पार्ट जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो डीनेचर हो सकता है। ये जो सारे तरीके मैंने बोले हैं
ये अलग अलग क्वेश्चन का पार्ट है, आपसे पूछा जाएगा मेथड क्या है डीनेचर करने के प्रोटीन के। क्या क्या बोले मैंने? टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशन, मैकेनिकल इफेक्ट, सेंट्रिफिकेशन, और इसके अलावा एसिड बेस ऐड करना, केमिकल ऐड करोगे फिर तो होगा ही, केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। जो नेटिव स्ट्रक्चर इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सीक्वेंस चेंज हो ना हो उससे मतलब नहीं है। वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो तो चाहे वो ही रहे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज लाने की बात नहीं की है। ऐसा नहीं कहना कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज लेकर के आए। एमिनो एसिड के सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। ये जो ऑर्डर फोल्डिंग थी ये इसकी, ये जो हमने इसे बना रखा था, बांध रखा था, ये अलग पैटर्न पर, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से टूट गए, टूट के कहीं और जुड़ गए, दूसरी जगह जुड़ गए, ऑर्डर चेंज हो गया। हमने ओपन किया इसे, दोबारा से बांधा, दोबारा से बांधने पर पहले जैसा फोल्ड नहीं कर पाए तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसकी बात हो रही है। नेटिव प्रोटीन मतलब जो गिवन है, ओरिजिनल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। टेम्परेचर का चेंज कर दें और रेडिएशन, पीएच, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना, देखो जो बात मैं बोल रहा हूं इस बात की इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना, विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। सीक्वेंस वही रहेगा, सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं लाया गया, सिर्फ सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में चेंज लाया गया, डीनेचर प्रोटीन बोला जाता है। और डीनेचुरेशन होने के बाद एक्टिविटी, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है, लूज कर देता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये कई बार तो रिवर्सिबल होता है, कई बार इरिवर्सिबल भी होता है। अब जैसे एग है, उसे बॉईल कर लिया आपने, अब वो रिवर्स थोड़ी होगा कि थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से फ्रिज में रख दिया तो फिर दोबारा से वैसा ही जैसा लाए थे आप एग वैसा ही बन गया। तो ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, इफेक्ट हटा लेने के बाद वापस प्रोटीन अपनी, जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि स्प्रिंग जैसा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसे आपने स्ट्रेच किया, फोर्स हटाई तो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। फोर्स पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स आपने लगाई तब वो वापस नहीं आएगा, अलग पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे, दैट मींस डीनेचर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग, कोगुलेशन मतलब सॉलिड बनना जो होता है एग का, ये बोला जाता है कि ये डीनेचुरेशन है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो प्रोटीन में हम इतना करेंगे, जो जितना पार्ट मैंने बताया आपको, इतना मैं समझता हूं कि काफी है। एक पोर्शन इसका चैप्टर का बचता है न्यूक्लिक एसिड, उसको भी डिस्कस किया जाएगा, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल।